हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे द इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड लिबरलाइजेशन और ये पार्ट 5 उसका लास्ट पार्ट होने वाला है। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। लक्ष्य यूपीएससी का कोर्स मैं स्टार्टिंग में अनाउंस करना चाहूंगी। 5 ऑफ फेब तक के लिए लाइंस खुली हुई हैं। आई बटन पे यहाँ पे वीडियो अटैच कर दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को देख के और अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एग्जिट पॉलिसी का। अब देखिए, एग्जिट पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यहाँ क्या कहीं पे भी वर्ल्ड में काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आखिरकार सबसे पहले एक कदम उठता है और सवाल उठता है कि एग्जिट पॉलिसी होती क्या है। अब देखिए, आपने एक दुकान को शुरुआत करी, आपने एक शॉप ओपन करी, सपोज करिए यूटेंसिल्स की, एक बर्तन बेचने की दुकान को आपने खोला। अब आपने देखा कि इससे भाई मैं मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ सही से, या मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, या मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आपने उस दुकान को बंद किया और उसकी जगह पे एक रेस्टोरेंट खोल दिया। अब आपने देखा कि हाँ भाई, रेस्टोरेंट तो मेरा चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। अब आप उस समय क्या करते थे कि आप रेस्टोरेंट में सिर्फ और सिर्फ इंडियन बेचते थे। आपको लगता था हाँ रीच है, मगर अगर आप साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन सब कुछ बेचेंगे तो इससे आपकी रीच और बढ़ेगी। तो आपने ठीक है साउथ इंडियन, इटालियन, चाइनीज सब कुछ स्टार्ट कर दिया उसी रेस्टोरेंट में, और आपका रेस्टोरेंट अब ऊंची भाई ऊंचाइयों को छूने लगा। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। तो ये क्या कर रहे हैं आप कि अपने आपने बर्तन वाले जो भी बिजनेस कर रहे थे उससे आपने उसको छोड़ दिया और अब आप रेस्टोरेंट वाली फील्ड में आ गए। तो एक तरीके से आपने अपने बिजनेस का पूरा पूरा नेचर चेंज कर दिया। या अगर आप बिजनेस में ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे कि आपने नॉर्थ इंडियन से खाना देने से साथ साथ चाइनीज देना शुरू कर दिया, इटालियन देना शुरू कर दिया, या आपने साउथ इंडियन देना शुरू कर दिया, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके ही नेचर में कुछ कुछ चेंजेस ला रहे हैं। तो आपके लिए ईजी है कहीं पे भी सर्वाइव करना या फिर अपने आप को स्टेबल बनाना मार्केट के हिसाब से। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए समझिएगा कि हमने पहले के पार्ट्स में कुछ लिबरलाइजेशन की बात करी थी कि मतलब चीजें काफी लिबरल है, आजाद है, और जो कंपनीज हैं वो मार्केट के अंदर एंटर करके वो आ सकती हैं, आराम से बिजनेस को स्टेबल कर सकती हैं, एस्टैब्लिश कर सकती हैं। क्लियर है। बट इस्टेब्लिश करना बिजनेस को एक अलग की बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक दुकान खोल ली जिसमें आपने बर्तन बेचना शुरू कर दिया। वो दुकान खोलना और बर्तनों का स्टॉक लाना आसान होगा कंपैरेटिवली कि उस पे आपको उस जगह पे सरवाइव करना है कि आप उस मार्केट के अंदर बर्तन बेचते रहें और अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाएं। अब देखिए, हर कंपनी के साथ ये फायदा तो नहीं होता कि जो भी वो प्रोडक्ट को बेचना है, किसी भी चीज का बिजनेस स्टार्ट करे, वो सक्सेसफुल हो जाए। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने बिज़नेस का फ़ॉर्म चेंज करे, नेचर चेंज करे, या दूसरा बिज़नेस करे, अब जैसा भी वो सोचे। इसके लिए एग्ज़िट पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरत है। क्यों? वो इस बिज़नेस को बंद करके दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करेंगी। एग्ज़िट पॉलिसी क्या करती है कि ये फैसिलिटी देती है कंपनी को कि वो अपना बिजनेस क्लोज डाउन करें और उसके बाद या तो फिर ये कर सकें कि नए तरीके का अपना बिजनेस करें या अपने ऑपरेशंस को कुछ रिस्ट्रक्चर करें। समझ रहे हैं, जैसे मार्केट की ज़रूरत है उस हिसाब से अपने आप को बना के एक नए तरीके से प्रेजेंट करें मार्केट के अंदर। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? सरकार। क्योंकि देखिए, अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं तो दुकान को चलिए आपको इतना ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी गवर्नमेंट, लेकिन अगर आप एक बड़ी कंपनी खोल रहे हैं तो उसके अंदर सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर सही टाइम पे सरकार मदद नहीं करेगी और रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी बहुत ज़्यादा, तो इससे क्लोज़र होने में प्रॉब्लम होगी कंपनी को, और फिर नई जगह पे नए तरीके से मार्केट की नीड के हिसाब से कंपनी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगी। इसलिए कंपनी की मदद करना सरकार का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो एग्जिट पॉलिसी आप समझे, ये क्या होती है कि अपने आप को यहाँ पे क्लोज करके दूसरे तरीके का अपने आप को रीस्ट्रक्चर करके रीओरिएंट करके कंपनी मार्केट की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करे। अब देखिए, आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे भारत के अंदर कोई भी एग्जिट पॉलिसी नहीं है।
और यही एक बहुत बड़ी वजह है बच्चों कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं, वो बहुत मुश्किल से क्लोज़ होती हैं। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारी बॉडीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और ये इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्लोज़ करना खुद को, इसमें सालों-साल लग जाते हैं। और जब एक बिज़नेस बंद नहीं होगा, जब सालों-साल उसी में लग जाएँगे, तो किस तरह से वो दूसरी जगह दूसरी कंपनी को एस्टैब्लिश करेगा, जो भी उसका ओनर होगा या जो भी उसके ओनर्स होंगे। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, इम्पोर्टेंस को समझते हुए, यहाँ पे सरकार ने एक बनाया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया। यहाँ हर चीज़ हो रही थी। ये एक ऐसा जगह थी जहाँ पे जो भी कंपनीज़ प्रॉफ़िट में नहीं है, जिनको लॉस होता है, जो एकदम बेकार हो जाती है, उनको बोलते हैं बच्चों सिक कंपनीज़। सिक का मतलब बीमार होता है ना, SICK। तो बस ऐसी कंपनीज़ जिनको प्रॉफ़िट नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है सर्वाइव नहीं कर पा रही मार्केट के अंदर, उनको सिक कंपनीज़ बोलते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ थी। ये अपने आप को या तो रिवाइव करने के लिए यहाँ पे जा सकती थी, या अगर अगर एक 24 मंथ्स मतलब कि आपका 24 महीनों के अंदर अगर ये क्लोज़ करवाना चाहती हैं खुद को, तो ये इनके पास जा सकती थी। क्या नाम था इसका? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इतनी बात समझ में आई? ये सारा का सारा जैसा ये जितनी भी मल्टीपल बॉडीज़ थी ना, अलग-अलग जगह पे जाना पड़ता था कंपनी को अपने आप को क्लोज़ कराने के लिए। तो ये सारी की सारी बॉडीज़ जो हैं वो इसी के अंदर थी, एक ही छत के नीचे आ गई थी और एक टाइम बाउंड मैनर में, जैसे मैंने आपको बताया 24 महीनों के अंदर, 2 साल के भीतर इसका अंदर आपको जो है वो फ़ायदा भी मिल रहा था। अब लेकिन बात ये है कि जो NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये अभी भी ऑपरेशनल नहीं है, ये अभी ऑपरेशन में आना बाकी है। और इसमें कुछ, क्योंकि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, कई सारे एक्ट्स को लेके है ना, कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसके भी पूरी होना बाकी हैं। जब ये आ जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा होगा हमारे देश के लिए। अब देखिए, देखिए एग्ज़िट पॉलिसी के अंदर एक इश्यू है। इश्यू ये है लेबर का। अब देखिए, कोई कंपनी किसी ने स्टार्ट करी, उसके अंदर बहुत सारा लेबर एम्प्लॉय कर लिया। अब एम्प्लॉय करने के बाद उनकी कंपनी तो चली नहीं और उन्होंने कहा हमें बंद करनी है, तो इतना जो लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, उसकी ज़िम्मेदारी लेगा कौन? और यही एक वजह है, सरकार थोड़ा-सा कोशिश करती है कि कंपनी ना बंद हो। समझ रहे हैं? तो अब इसी एग्ज़िट पॉलिसी के अंदर लेबर रिलेटेड इश्यू है कि भई देखिए, मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा आज़ादी होती है। भई ठीक है, लेबर रिलेटेड इश्यूज़ हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे खूब अच्छे से रिक्रूट कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से रिक्रूट करते हैं लेबर्स को। और अगर मान लीजिए नहीं लगता कंपनी नहीं पाल पा रही है उनको, तो उनको उठा के वो सब निकाल दिए जाते हैं। तो इसलिए देखिए, अब यहाँ हमारे यहाँ क्या है कि सारे जो लेबर लॉज़ हैं, वो 1920s में जो आए थे, 30s में जो आए थे, उसी हिसाब के चले चले आ रहे हैं, है ना? तो हमारे लेबर लॉ की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोग खुद ही ये बात कहते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर में उस समय जो काम हो रहा था, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे वही चीज़ें यहाँ आज तक चली जा रही हैं। और लेबर के पास ये जो डर, भई जो स्ट्राइक करते थे, लेबर की दिक्कतों में करते थे, इनसे कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो इस वज़ह से ये बहुत बड़ा इश्यू है कि ऐसी एग्ज़िट पॉलिसी भी ना हो कि भई आसानी से कंपनी तो अपना पल्ला झाड़ के निकल ले, लेकिन जो लेबर्स हैं, जिनको अनएम्प्लॉयमेंट, जो जो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, जिनको अफ़ेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों से, उनको कोई प्रॉफ़िट ना मिले। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे भई एक कॉम्प्लिकेसी है, नॉन जो प्रोडक्टिव लेबर्स हैं, कंप्लीट मिसमैच है बिटवीन सैलरीड, पेड एंड आउटपुट ऑफ वर्कर्स। अब देखिए, जब तक चीज़ें हाथ में थी पब्लिक सेक्टर के, तब तक तो ये था चलो ठीक है, काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उससे थोड़ा मतलब नहीं है। मतलब तो यहाँ पे मेन ये है कि आपको सैलरी मिलती रहेगी, कोई परेशानी नहीं। जैसे कि आप बहुत सारे सरकारी जो कंपनीज़ हैं या सरकारी जो भी कार्यालय हैं, उनमें देखते भी होंगे। लेकिन आज के टाइम पे, आज की नीड के देखते हुए अगर हम देखें, तो प्राइवेट कंपनीज़ तो इतना टॉलरेट नहीं करती हैं। अगर आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से इतने कॉम्पिटिशन के साथ सर्वाइव करना है, तो उनको प्रोडक्टिविटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इससे इससे उन्हें बहुत ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा लेबर्स से। जैसे कि अभी टेस्ला के मालिक ने देखिए क्या कहा था कि भई बहुत सारी कंपनीज़ आपसे बोलेंगी कि आप ठीक है, हफ्ते में 40 घंटे काम कर दो। लेकिन ये वर्ल्ड 40 घंटे काम करने से नहीं आगे जाएगा। जो हमें चाहिए इस दुनिया के अंदर, वो उसके लिए हमें दिन-रात एक करना पड़ेगा। तो यही प्राइवेट कंपनीज़ माँगती भी हैं। अब लेबर हैज़ टू रियलाइज़ दैट इन द ग्रोथ ऑफ कंपनीज़ लाइज़ देयर फ्यूचर। लेबर को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कंपनी की ग्रोथ होगी, तभी उनका फ्यूचर भी अच्छा होगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बस हम सैलरी लेते रहेंगे और काम नहीं करेंगे। और लेबर रिफॉर्म्स के अंदर कुछ फैक्टर्स होंगे प्रोडक्टिविटी में।
या आप कह सकते हो उनकी सैलरीज़ प्रोडक्टिविटी से जोड़ी जाएगी। जितना आप दो, प्राइवेट कंपनीज़ में क्या होता है, जितना आप उनको टारगेट करके दोगे उतना अच्छा आप ग्रोथ पाओगे जल्दी-जल्दी। तो ये चीज़ लेबर को भी समझनी होगी और यही होगा। मतलब इनके ये लेना होगा भई हायर एंड फायर। मतलब अगर भई काम नहीं करोगे तो तुरंत तुम्हें निकाल भी देंगे, काम करोगे तो तुम्हें ऊपर तक रखेंगे। सरकार की तरह नहीं कि बस ठीक है सरकार पहले क्या करती थी कि लेबर लॉज़ को प्रोटेक्ट करके रखती थी ताकि भई लेबर के इंटरेस्ट वग़ैरह जो हैं वो ना यहाँ पे हनन हो इंटरेस्ट का। तो लेकिन यहाँ प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। हाँ, अगर आप काम करोगे तो आप उनके लिए बहुत अच्छे हो। तो लेबर रिफ़ॉर्म्स इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर कूदना ही नहीं चाहती और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज हमारे देश के लिए। सारे ही लेबर लॉज़ यहाँ पे प्रोटेक्ट हैं 6 से 8% जो कि वर्क फ़ोर्स का है ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में, व्हाइल बाकी जो 90% या उससे ज़्यादा लोग जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम करते हैं, ये लेबर लॉज़ के तो अंदर आते ही नहीं हैं। हर बार आपने सुना होगा अगर आप थोड़ा-सा भी न्यूज़ में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, तो आपने सुना होगा लेबर लॉज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब आप कहोगे, ठीक है मैम आपने बताया कि भई ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में यहाँ पर चीज़ें फ़ॉलो हो रही हैं लेबर लॉज़ वग़ैरह। अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर करीब 90% जगहों पे वो लेबर लॉज़ वग़ैरह चीज़ें फ़ॉलो नहीं हो रही हैं। तो अब आप मुझे बताएँगे कि भई आखिरकार किस सेक्टर को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? ऑर्गेनाइज़ सेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखें या अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखें? तो देखिए, साफ-सीधी बात, जिसे खतरा है, रिस्क है, वो है अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर। दूसरी बात ये कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में अगर किसी को आप नौकरी पे रखोगे, तो कैसे लोग होते हैं? स्किल्ड होते हैं, ठीक है? और ज़्यादातर सोचते हैं भई कि हम स्किल्ड लेबर को रखें ताकि हमारा काम जो है वो भई समझे जाने लोग हों। अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर कम है। आप देखो आपको लेबर बहुत मिल जाएँगे। अगर आप अपना घर भी बनवाना चाहते हो या कुछ भी चाहते हो आप देखिए फैक्ट्रीज़ के अंदर भी लेबर बहुत है यहाँ के अंदर। लेकिन स्किल्ड लेबर की कमी है। तभी देखिए सरकार ने कई सारे स्किल डेवलप करने के लिए प्रोग्राम भी चला रखे हैं। लेकिन स्किल्ड लेबर की हमारे देश में कमी है। और कंपनीज़ चाहती हैं कि उनको एक्सपीरियंस बंदा मिले, स्किल्ड बंदा मिले। अगर लेबर के पास स्किल होती है या वो बंदा काम करना चाहता है, तो भई इनको पैसा अच्छा मिलता है, नहीं तो उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ भई वक़्त के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं और लेबर रुकेगा, उस कंपनी में काम करेगा या बाहर निकाल दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरी बात ये कि सारे ही लेबर लॉज़ जो हैं, वो इंडिपेंडेंस से पहले के हैं, आज़ादी के पहले के हैं। अभी तो इस समय तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, आ ही नहीं रहा है क्योंकि भई जो पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर हाथ डालेगी बवाल तो रखा ही हुआ है। तो इसलिए सारे लेबर लॉज़ इंडिपेंडेंस के पहले के हैं और अब जो काम करने का तरीका है, भई ब्रिटिशर्स ने कैसा कराया था काम, बहुत अलग था और आज का तरीका बहुत अलग है। तो आज के तरीके के हिसाब से तो ये लॉज़ है ही नहीं। और यहाँ पे भाई डेफिनेशंस भी क्लियर नहीं है जैसे कि वर्कमैन, वेजेस, एम्प्लॉइज, फैक्ट्री, ये सब क्या है अलग अलग एक्ट के अंदर अलग अलग डेफिनेशन इन सारी चीज़ों की दी हुई हैं। तो भाई डेफिनेशन वगैरह क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर है? अब देखिए जो प्रोविजंस आप फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर पाओगे वो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर नहीं पाओगे। दोनों ही एक्ट्स के अंदर यहाँ पे प्रोविजंस डिफरेंट डिफरेंट हैं। इनफैक्ट जो सारे ही एक्ट हैं ये एक तरीके से कह दीजिए कि आउट ऑफ टाइम चल रहे हैं। मतलब इतने ज़्यादा इनके अंदर लॉज हैं, इतने ज़्यादा एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस हैं इसको लेके इकोनॉमी के अंदर कि मतलब मैंने बताया ना आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सिर्फ ये 6 से 8% ऐसे हैं जहाँ पे ये लागू हो रहे हैं। बाकी कहीं लागू भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि अजीबो-गरीब हैं, उस ज़माने के हिसाब से हैं। चौथी बात ये कि has it occurred that despite the increased industrial growth, it has not led to increased employment opportunities in the organized sector? अभी क्या है? अभी आपको देखने को क्या मिलता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि लेबर लॉज़ ही ऐसे हैं और लेबर लॉज़ इस तरह के हैं कि कंपनीज़ को फ़ोर्स करते हैं कि आप लेबर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो विद लेबर डिस्प्लेसिंग कैपिटल। मतलब यहाँ पे ऑटोमैटिक चीज़ों की तरफ बढ़ो ज़्यादातर। क्लियर है? और हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा लेबर होने के बावजूद भी हम इस तरीके के काम कर रहे हैं। भई देखो फॉरेन कंट्रीज़ तो इतना ज़्यादा क्यों करती हैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती है। भई वो सोचती हैं कि लेबर कम से कम हमारे पास यूज़ हो, रीज़न बीइंग उनके पास लेबर इतना होता नहीं वेस्ट कंट्रीज़ के पास में। लेकिन हमारे पास इतना होने के बावजूद भी हम ऐसा कर रहे हैं, तो क्या है? इसका रीज़न क्या है?
भाई यही सब रीजंस है, लॉस वगैरह के रीजंस है। पांचवा ये बात कि भाई देखिए, यहाँ पे रियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड अमंग्स लेबर दैट द प्रायोरिटी इज टू फर्स्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पे लेबर को खुद भी समझना होगा कि उन्हें सबसे पहले जो हमारी कंपनी है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है। क्यों? क्योंकि अगर कंट्री वो जो हमारा कंपनी अगर मजबूत है, कंट्री आई एम सो सॉरी, कंपनी अगर यहाँ पे कंपनी के इंटरेस्ट अगर प्रोटेक्ट करके रखे जाएंगे, उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो ही यहाँ पे ऐसा होगा कि लेबर के भी जो इंटरेस्ट हैं, लेबर की जो आगे फ्यूचर है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा और प्रॉफिटेबल रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझिए, चाहे जितने भी लेबर रिफॉर्म्स के लिए आप कंपल्शन कर दो कि इंटरेस्ट के लिए, इकोनॉमी के लिए है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पे आप चाइना की तरह नहीं बन पाओगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई वहाँ पे तो ये होता है कि जो सरकार चाहती है उस तरह का होता है चीज़ें। यहाँ पे हर चीज़ को वेलफेयर वगैरह सब कुछ देख के चलना पड़ता है। क्लियर है? तो आपको इस तरह के लेबर लॉस लाने की ज़रूरत है जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, डुप्लीकेशंस उसके अंदर ना हो, एकदम क्लियर चीज़ें हों, समझ रहे हैं? उसके बाद डेफिनेशन जो हो वर्कर या फिर लेबर की, वो एक जैसी हो। ऐसा ना हो हर एक लॉ के अंदर अलग-अलग डेफिनेशन देखने को मिले, अलग-अलग प्रोविज़न देखने को मिले, ऐसा ना हो। ठीक है? तो ये मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सरकार को यहाँ पे काफ़ी कुछ करना होगा। मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स को हटा के अगर वाक़ई देश के बारे में सोचना है तो ऐसे रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश के अंदर। और ये काफ़ी मुश्किल भी होंगे क्योंकि इससे बहुत बवाल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी आ रही है वो गिर जाए सरकार। लेकिन भई मज़बूत रखना होगा, करना तो होगा ही होगा। ज़रा से सी बात भी देखिए कितने बवाल अच्छे हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखने की बात है उस समय भी कि भैया अगर लेबर एनवायरनमेंट नहीं चेंज करोगे तो ये समझ लीजिए कि आप ये जो अभी का चल रहा है हिसाब ट्रेड यूनियंस वगैरह का, इतने अच्छे से उनको आप फ़ायदा भी नहीं दे पाओगे, लेबर्स को भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप ऐसा आलतू-फालतू रिफ़ॉर्म लाके अगर सोचते हो कि हम लेबर्स को मज़बूत बना देंगे और कंपनीज़ को ऊपर ले जाएँगे, सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाएगा, तो ये सिर्फ़ गलत है सोचना। है ना? तो ये आप फिर रिफ़ॉर्म्स को ब्लेम नहीं करोगे, ये है कि भई सब कुछ एक साथ हैंड इन हैंड करके, एक साथ कोऑपरेट करके सब चीज़ों को चलना पड़ेगा। तो मेन एग्ज़िट पॉलिसी एंड ऑल था, जो कि मैंने आपको समझाया। उसके बाद बात आती है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की। नेक्स्ट टॉपिक है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। तो ये तो काफ़ी फ़ेमस है और हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर भई ये कह लीजिए कि वर्ल्ड फ़ेमस है इंडिया इसमें। काफ़ी अच्छी रैंकिंग भी हमारी रही है। तो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में, खासकर मोदी जी के आने के बाद, काफ़ी कुछ कदम उठाए हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कि आप आसानी से, कितनी आसानी से हमारे देश के अंदर बिज़नेस शुरू कर सकते हो, कितनी आसानी से सरकार का हस्तक्षेप जब कम होता है किसी भी देश के अंदर कि वो बिज़नेस आप अच्छे से स्टार्ट कर लो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए स्टार्ट करने में, तो उस कंट्री के अंदर ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो यही यहाँ के अंदर है कि यहाँ पे अभी के जो रूल हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गए हैं। आप आराम से इन्फॉर्मेशन वगैरह, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी लाई गई है कि भई गवर्नेंस जो है वो ज़्यादा एफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव है। मतलब आपके बिज़नेस को स्टार्ट करने में आसानी से आप स्टार्ट कर पाओगे, बहुत टफ़ नहीं होगा आपके लिए। जैसे कि मैं पहली बात आपको बताऊँ तो जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियल लाइसेंस को अप्लाई करने का या इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम को अप्लाई करने का, ये ऑनलाइन कर दिया गया है। और सर्विस अब अवेलेबल है एंटरप्रेन्योर्स को 24/7। और ई बिज़ वेबसाइट है, उसके थ्रू आराम से काम हो सकता है। पहले क्या था भई, मैनुअल चीज़ों में क्या होता है कि आप कह रहे हो, "अरे भैया कराया? अरे भैया बढ़ी आगे फाइल? अरे भैया कुछ हुआ?" ऑनलाइन ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो भई ये करा गया है, इससे थोड़ा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हमारा अच्छा हुआ है। दूसरी बात, 20 सर्विसेज़ को एक साथ मिला दिया गया है ई-बिज़ पोर्टल में। ये एक सिंगल विंडो का काम करेंगे, सिंगल विंडो पोर्टल का काम करेंगी। सारे तरीके के जितने भी अलग-अलग डिपार्टमेंट से, सरकार की एजेंसी से, सरकार से जो भी आपको क्लीयरेंसेस चाहिए वो एक ही जगह पे आप ले लोगे। आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा, ये नोटिफिकेशन इशू करी गई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के, उसे सिर्फ और सिर्फ 3 तक लिमिटेड कर दिया जाए। मतलब 3 डॉक्यूमेंट्स, नॉट मोर देन 3 डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन। नाउ कम द फोर्थ वन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस करा है एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का, जहाँ पे जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टर्स को, एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, जिसे बोलते हैं बच्चों DIN।
और कंपनी का जो नाम है, मतलब नेम अवेलेबिलिटी है, वो एक साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं टू इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म INC 29 में। तो ये काफ़ी ऐसा प्रोसेस है, एक साथ यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 को पास करा गया है, ताकि जो भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की जरूरत होती है उसको हटा दिया जाए। कॉमन सील जो कंपनीज के लिए, मतलब यहाँ समझते हैं, जो रिक्वायरमेंट एक रखी गई थी ना कि कम से कम इतनी तो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए अगर आपको यहाँ पे कंपनी लानी है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे ये चीज़ हटा दी गई कंपनीज एक्ट 2015 के अंदर। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर इंडस्ट्रियल लाइसेंस या इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर दिए गए। डिफेंस प्रोडक्ट लिस्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के लिए इसे इशू करा गया, और यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सी ज़्यादा जो है नंबर ऑफ पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स, कास्टिंग, फॉर्जिंग्स वगैरह, ये काफ़ी एक्सक्लूड कर दी गई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से, है ना। तो मतलब ये ऐसा नहीं है लाइसेंस है तो उसके अंदर हर चीज़ का लाइसेंस लेना है, तो कुछ चीज़ों को इसमें से हटा भी दिया गया ताकि सिंपली आप उसको बिना लाइसेंस के भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से ड्यूअल यूज टर्म्स हैविंग मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन एप्लीकेशंस अनलेस क्लासिफाइड एज डिफेंस आइटम, ये इसमें भी लाइसेंस वगैरह की, इंडस्ट्री लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है डिफेंस एंगल से। हाँ, लेकिन इसको डिफेंस आइटम के अंदर नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसे आइटम्स, बाकी सारे जो है आइटम जो कि सिविलियन वगैरह यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे स्टिपुलेट करा दैट इट विल ग्रांट सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑन IL एप्लीकेशंस विद इन 12 वीक्स, मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जो एप्लीकेशंस रहेंगी उसमें 12 हफ्तों के भीतर सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। उसके बाद एन इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल, इसे बनाया जाएगा, इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल बनाया जाएगा इन्वेस्ट इंडिया इसके अंदर, जो यहाँ पे प्रॉपर गाइड करेगा, असिस्ट करेगा, है ना, इन्वेस्टर्स को, जो भी उनके बिजनेस के टाइम पे, सारा टाइम पे काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करेगा, गाइड करेगा। उसके बाद अगर इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए तो ये ऑनलाइन हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पोर्टल्स के थ्रू। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, जो आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं EPFO, अगर इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है, या एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये ऑटोमेटेड है। और यहाँ पे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, ये जो है इसका नंबर जो है ये प्रोवाइड करा जाता है, रियल टाइम बेसिस में आपको मिल भी जाता है इसका नंबर। उसके बाद एक यूनिफाइड पोर्टल बना दिया गया है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा यूनिट्स का, जो कि आपका लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, LIN बोलते हैं, और रिपोर्टिंग ऑफ इंस्पेक्शन या सबमिशन ऑफ रिटर्न्स या ग्रीवेंसेस रिडर्सल, ये सारा का सारा एक ही जगह पे पोर्टल बना दिया गया है, जो कि लॉन्च कौन कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। उसके बाद एक रिपोर्ट जिसका टाइटल था असेसमेंट ऑफ स्टेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म, फिर समझिए, एक रिपोर्ट जिसका टाइटल था असेसमेंट ऑफ स्टेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स, ये रिलीज हुई थी 14 सितंबर 2015 को। इसने रिपोर्ट किया कि जो भी असेसमेंट रिफॉर्म है जो कि इम्प्लीमेंट करे गए हैं स्टेट्स के द्वारा बाय DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, विथ जिन्हें सपोर्ट मिला है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का और KPMG का। तो ये असेसमेंट जो है वो यहाँ पे कंडक्ट करा गया कि ये क्या करेगा, ये रिफॉर्म्स लेकर आएगा, ये इम्प्लीमेंट करे गए जाएंगे जो स्टेट्स के द्वारा, आपका 1 जनवरी से लेकर जून 30 2015 तक ये सब चीज़ें हो चुके हैं। और ये 98 पॉइंट का एक एक्शन प्लान था बिजनेस रिफॉर्म्स के लिए, जो कि DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला, और स्टेट यूनियन टेरिटरीज के बीच में था, और उनको रैंक भी करा जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। देखिए, रैंकिंग का हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है 2014 के बाद से ही, कि भाई स्टेट वगैरह को, यूटीज वगैरह को उनके द्वारा करी हुई हरकतों के, मतलब किस तरह से वो अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, उसके अंदर आपको इनको रैंकिंग दी जाती है। तो इससे क्या होता है, स्टेट आपस में ही कॉम्पिटिशन समझती हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी तरह से कोशिश करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया के अंदर करी गई हैं, और हम इनके बारे में बहुत सारा पढ़ते भी रहते हैं न्यूज़ में डेली बेसिस पे। अब ये थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अच्छे से समझेंगे इसको, विजन ऑफ अ न्यू इंडिया। तो सरकार ने देखिए कितना कुछ करा। एक अगर सरकार कहती है कि भाई 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है मैंने 2025 तक, है ना, अब देखिए बातों में बनाना है कि सच में बनाना है, इसके लिए भाई सरकार ने करी तो है, कदम तो उठाए हैं। अब देखिए क्या होता है, अब ये जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है,
तो ये तो भाई बड़ा है मुश्किल काम, और इसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। एम है कि सर्विस सेक्टर को 3 ट्रिलियन तक करना होगा। हालाँकि सर्विस सेक्टर हमें आज बहुत देता है, लेकिन सर्विस सेक्टर से ही हमें सिर्फ़ 3 ट्रिलियन पाना है, 3 ट्रिलियन पाना है, और मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें 1 ट्रिलियन पाना है हर में। मतलब 1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दे और 1 ट्रिलियन दे एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसी के लिए हमने इस पार्ट में आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक करना चाहते हैं, है ना? तो अब आइए कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ बात करी जाए। तो पहला है चैंपियन एक्ट सेक्टर्स, सॉरी यहाँ पे एक्टर्स लिखा हुआ है, इट इज सेक्टर्स। तो सीधा सीधा है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 12 चैंपियन सेक्टर्स। अब देखिए, सरकार ने यहाँ पे डिसाइड करा कि फोकस अटेंशन ये देंगी कुछ 12 आइडेंटिफाइड चैंपियन सर्विस सेक्टर को। उससे क्या होगा कि डेवलपमेंट उनका प्रमोट करा जाएगा, उनकी भाई उनकी इम्पोर्टेंस क्या है उसको मद्देनजर रखते हुए। अब ये कौन कौन से चैंपियन सेक्टर्स रहेंगे, इसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज जो भी होती हैं, मतलब आईटी एंड आईटीएस। उसके बाद दूसरा है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। तीसरा है आपका मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। चौथा है आपका ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। पांचवा आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद आता है आपका ऑडियो विजुअल सर्विसेज। फिर आता है लीगल सर्विसेज। फिर आता है कम्युनिकेशन सर्विसेज। फिर आता है कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज। फिर आता है इन्वायरमेंटल सर्विसेज, और आखिरी में आता है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशन सर्विसेज। तो इनमें ध्यान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। दूसरा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018। ये क्या है समझिए। तो सरकार ने यहाँ पे फॉर्मुलेट करी इंडिया की पहली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिसमें फोकस था कि यहाँ पे इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ये 60 बिलियन डॉलर तक करेंगे 2022 तक। और इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कहा गया कि आप टारगेट यहाँ पे रख के चलिए 100 बिलियन जो डॉलर का है वो। विजन जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का है वो ये है कि हम इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसे एक्सपोर्ट, काफ़ी उसका जो पोटेंशियल है उसे एक्सपोर्ट जो है की तरफ बढ़ा के ले चले। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ हम एग्रीकल्चर में अब मजबूत हैं, और फार्मर की इनकम अगर हमें डबल करनी है और इतनी बड़ा बढ़ानी है तो इसके लिए एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में वो कितना ही जो है वो कमा लेंगे बेच बेच के। क्लियर है। तीसरा इनका काम है प्रमोशन ऑफ ट्रेड। अब देखिए, सरकार ने यहाँ पे देखिए कुछ 15 तरह के ओवरसीज लोकेशन देखे, है ना, कि ये देश के बाहर यहाँ पे ट्रेड प्रमोशन जो है करेंगे भाई, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाएंगे। और लोकेशन जो कि ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की है वो प्रपोज करी गई हैं बाहर की कंट्रीज़ में। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आपकी अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर, बीजिंग चाइना के अंदर, केप टाउन आपका साउथ अफ्रीका में, दुबई आपका यूएई में, फ्रैंकफर्ट आपका जर्मनी के अंदर, हो शी मिथ सिटी आपका वियतनाम के अंदर, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, लीमा पेरू के अंदर, लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर, मेलबोर्न आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेक्सिको सिटी मेक्सिको के अंदर, मॉस्को रशिया के अंदर, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, साओ paulo ब्राज़ील के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर। मोस्टली जो ये कंट्रीज़ हैं उनकी ज़्यादातर जो कैपिटल ही हैं। तो यहाँ पे क्या करा जाएगा कि यहाँ पे आपका ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे। उसके बाद सरकार ने सोचा भाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब सरकार सारे तरीके अपना रही है कि किस तरीके से इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो कमोडिटी वाइज करा जाए, मतलब हम हर चीज़ में मजबूत हैं। इसलिए यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं इंडिया के जो बैलेंस ट्रेड है उसको मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि भाई देखिए, हमारा होता क्या है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कम होता है। तो एक्सपोर्ट यहाँ पे हमें बढ़ाना है, और क्योंकि बाहर के देश की जो करेंसीज हैं वो हमसे बहुत सारे देशों की ज़्यादा हैं, तो अगर उस करेंसी में हमारे पैसा आएगा तो हमें बहुत प्रॉफिटेबल होगा उसका। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, मतलब ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जो एक्सपोर्ट स्कीम, मतलब टाइज जो है ये प्रोवाइड करती है असिस्टेंट कि यहाँ पे आप सेटअप करिए, अपग्रेड करिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, और इससे एक्सपोर्ट लिंक करिए। जैसे कि आपका बॉर्डर हार्ट्स बनती है ना, बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट की साइड पे आपको मिलने देखने को मिलेंगी। फिर लैंड कस्टम स्टेशन, क्वालिटी टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन लैब, कोल्ड चेन्स, ट्रेड प्रमोशन सेंटर्स, ड्राई पोर्ट्स, एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, आपका SEZ पोर्ट्स वगैरह, एयरपोर्ट्स कार्गो। ये देखिए, यहाँ पे टेस्टिंग लैब का क्या होता है ना, हमारे यहाँ से प्रॉब्लम्स ये अराइज हो जाती हैं कभी कभी। वेस्ट की कंट्रीज़ यहाँ पे बोलती हैं कि भाई क्वालिटी इशू है, तो इसलिए क्वालिटी हमें बेस्ट टू बेस्ट रखनी है, और इसलिए टेस्टिंग लैब्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, ज़्यादा से अच्छा पता चलेगा कि भाई किस चीज़ में क्या क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर्स। देखिए यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को इतना ध्यान इसलिए रख रहे हैं ना बच्चों, क्योंकि एक्सपोर्ट से बहुत प्रॉफिट होता है किसी भी कंट्री को। यहाँ पे एक सामान आप भाई 10 बेच सकते हो, एक साथ वहां जाएगा तो को 1 लाख पीस चला जाए। क्लियर है? तो इसलिए अगर किसी कंट्री की इनकम बढ़ानी है तो एक्सपोर्ट पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर्स, देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी जिसको बोलते हैं, इन्होंने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं कि किस तरह से हम आईटी प्लेटफॉर्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म है उसे कैसे मजबूत बनाएं और इसके थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी से बिजनेस हम कर सकें। इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारा मॉडल है एक्सपोर्टर्स के लिए उसे आसान बनाएं। जैसे कि इन्होंने जो अभी का आईटी हार्डवेयर था एग्जिस्टिंग, उसे अपग्रेड करा। किसने? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने। दूसरी बात, एक ऑनलाइन ग्रीवियांस रिड्रेसल सर्विस को लॉन्च करा गया है ना, जहाँ पे डीजीएफटी की वेबसाइट पे करा गया है। ये एक सिंगल जगह होगी जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको कोई फॉरेन ट्रेड करने से कोई इशू आ रहा है तो वो सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं या इम्पोर्टर्स जो भी हैं वहाँ पे जाके अपना दुख जता सकते हैं, बता सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। क्लियर है? यहाँ का जो ईडीआई सिस्टम है डीजीएफटी का, ये फैसिलिटी ऐसी देगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दो, एक्सपोर्टर इंपोर्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दें, जो भी स्कीम है जो भी करना चाहते हैं वो उसको लेके। उसके इन्होंने कहा एक ऑनलाइन व्यू दिया है शिपिंग बिल डेटा का, इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड फ्रॉम कस्टम्स हैज़ बीन क्रिएटेड। अब एक बिल वगैरह जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाएगा कस्टम के थ्रू। ठीक है? और डीजीएफटी के अब रीजनल ऑफिसर्स होंगे जो इसी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड एसबी डेटा का यूज़ करेंगे कस्टम से, और बहुत सारे पर्पसेस के लिए जो भी यूज़ करना है वो इलेक्ट्रॉनिकली इनको मिल जाएगा। मैनुअल चीज़ें यहाँ पे हट जाएंगी। उसके बाद एक्सपोर्टर्स खुद से भी जनरेट कर सकते हैं सेल्फ जनरेट इंपोर्टर एक्सपोर्ट कोड, आईईसी जिसको बोलते हैं। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड एक होता है, ठीक है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ये खुद से एक्सपोर्टर ऐप जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और साथ ही साथ ऑनलाइन ऑटो अप्रूवल भी मिल जाएगा MEIS बेनिफिट का जो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं उसका। तो ये सब फायदे हैं जो एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए करे जा रहे हैं। उसके बाद रैंकिंग ऑफ स्टेट्स, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में है, स्वच्छता से लेके हर चीज़ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे एक एनुअल रिफॉर्म लेकर एक्सरसाइज लेकर आई है जो सारी स्टेट्स के लिए होंगी और सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए होंगी अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ब्रैप के अंदर। इससे क्या होगा, जो भी अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेटरी फंक्शंस हैं वो कैसे सही जगह पे सर्विसेज मिल जाएं, एक अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में सबको इसका लाभ मिले सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज का, चाहे वो स्टेट्स हों या यूटीज़ हों। वो जो जिन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने रेगुलेशन को आसानी से लगाया है, सिस्टम एरियाज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा है, लेबर की फील्ड में, चाहे बच्चों इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस की फील्ड में, कंस्ट्रक्शन परमिट की फील्ड में, या कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट या प्रॉपर्टी या इंस्पेक्शन को रजिस्टर करने की फील्ड में। तो स्टेट को यहाँ पे स्टेट हैव आल्सो इनैक्टेड पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट्स, जिससे क्या होगा कि भाई जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह अप्रूवल वगैरह की टाइमलाइन है वो भी यहाँ पे इन्फोर्स होगी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन्होंने यहाँ पे डेवलप करा है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल रिफॉर्म प्लान। डिस्ट्रिक्ट लेवल रिफॉर्म प्लान ये लेकर आई हैं और इसे शेयर करा जाएगा स्टेट और यूटी की सरकारों के साथ में, जो भाई कुछ भी अगर ये डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट कर रही हैं तो उसके अंदर जो भी स्टेट होगी या फिर यूटी होगी, उसकी जो गवर्नमेंट है, उन्हें यहाँ पे रिक्वेस्ट करा जाएगा कि आप इवैल्यूएट करिए डिस्ट्रिक्ट को, उन जैसे भी उन्होंने भाई अच्छे तरीके से अगर प्लान इम्प्लीमेंट करा है जो जो डिस्ट्रिक्ट्स ने, और जो जिन जिन जिलों ने अच्छे अच्छे तरीके से प्लान इम्प्लीमेंट करा है, जो जो अचीवमेंट पाई हैं, उनके बेसिस पे उनको आप इवैल्यूएट करिए। और यूज़र का कैसा फीडबैक रहा है कि मतलब भाई जिन इन्होंने सर्विसेज, मान लीजिए जिलों ने, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से प्रोवाइड करी, अच्छे तरीके से अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करा और यूजर्स ने उनकी काफ़ी तारीफ करी, उस बेसिस पे इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी यहाँ पे इवैल्यूएट करा जाएगा। क्लियर है? उसके बाद मेक इन इंडिया, तो आप जानते हैं 2014 में ही, 2014 में ही लॉन्च हो गया था। आजकल तो भाई वोकल फॉर लोकल चल रहा है कि भाई हम यहाँ बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, इनोवेशन करेंगे, इंडिया के अंदर ही करेंगे और इंडिया को ही एक ग्लोबल सप्लाई चेन बनाएंगे, उसका एक पार्ट बनाएंगे। ये इनिशिएटिव 4 चीज़ों पे रुका है: न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंड सेट।
उसके बाद सरकार लेकर आई भाई स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया तो बड़ा ही फेमस रहा था। तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें ये है कि भाई हम यहाँ पे इतना मजबूत इकोसिस्टम बना दें कि इससे हम स्टार्टअप बिजनेस अच्छे तरीके से कर सकें। मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मतलब आज भी और आने वाले समय के लोगों के लिए भी, सबके लिए अच्छा हो, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकें। और इससे भाई भाई स्टार्टअप इंडिया में क्या है भाई, इससे स्टार्टअप्स वगैरह जो इनोवेशंस के थ्रू, डिज़ाइन के थ्रू हम और अच्छे से एम्पावर कर सकते हैं इनको, और हम उससे इस जो है फ्लैगशिप इनिशिएटिव के अंदर करेंगे। उसके बाद सपोर्ट एंड आउटरीच कैंपेन फॉर एमएसएमईज। अब देखिए सपोर्ट और आउटरीच कैंपेन को लॉन्च करा गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर मजबूत हो सके। मेन काम क्या है, देखिए कोई भी सेक्टर अगर जो है जूझेगा तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई इनको पैसा अच्छे से प्रोवाइड पड़ जाए, मार्केट का एक्सेस अच्छे से मिले, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन इनके अंदर हो, टेक्नोलॉजी इनको अच्छे से मिले, उसके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ की हर तरीके से मजबूत बनाने की बात। और इस प्रोग्राम के अंदर सरकार ने कहा है कि हम बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आएंगे जिससे एमएसएमई सेक्टर पूरे ही देश में हमारे काफ़ी अच्छे से बढ़े। उसके बाद बात आती है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी की। तो मल्टी मॉडल मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी ये एक की पॉलिसी इनिशिएटिव है सरकार का, जिससे कंट्री का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, मतलब समझते हैं अगर हमें यहाँ सामान से इधर करनी है, तो भाई सामान अगर इधर से अगर हम यहाँ पे एक अच्छी रोड्स बनी है, रेलवेज बनी है, या हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आ रही है, तो बहुत ही बढ़िया रहता है किसी भी कंट्री के लिए। उससे कॉस्ट कम होती है हर एक चीज़ की। तो इससे हम फ्रेट की कॉस्ट इसके थ्रू कम करेंगे, वेहिकुलर पोल्यूशन भी कम होगा, कंजेशन वगैरह कम होगा, वेयरहाउस की कॉस्ट भी कट करेंगे, ताकि हम यहाँ पे और गुड्स वगैरह जो भी डोमेस्टिक या ग्लोबल ट्रेड के लिए उसे प्रमोट कर सकें। उसके बाद SEZ पॉलिसी आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव है नई वाली SEZ पॉलिसी के, वो ये है कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, उसके जो एम्स हैं हम उसके हिसाब से चलें। मतलब यहाँ पे जो भी खाली लैंड पड़ी है SEZ के अंदर, एरिया के अंदर, उसे हम पूरा यूटिलाइज करें। SEZ का फुल फॉर्म होता है बच्चों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्लियर है? तो इसका इस लैंड का पूरा हम उपयोग करें। और जो भी आपका चेंजेस हैं SEZ पॉलिसी में, ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को देखते हुए रखे गए हैं। इस पॉलिसी को मर्ज करा गया है दूसरी कुछ सरकार की स्कीम्स के साथ में, जैसे कि कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आपका नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, फूड एंड टेक्सटाइल पार्क्स, इन सब के साथ में मर्ज करके ऐसी नई पॉलिसीज को लॉन्च करा गया है। उसके बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब देखिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो ये प्रोग्राम है, इसमें ये है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि वर्ल्ड क्लास होगा, मतलब हर तरह से कनेक्टिविटी होगी। एक नई ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे जो कि यहाँ पे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। मतलब यहाँ पे एक छत के अंदर सब कुछ आप पाओगे, हमने पहले पढ़ा है पहले के पार्ट्स में। इससे अंदर बहुत सारी लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। तो काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ था जब इन्होंने अपनी पहली बनाई थी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उस प्रोजेक्ट में सरकार को फ़ायदा हुआ और उन्होंने कोशिश करी कि अब हम और जगह बनाएंगे, जैसे कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, साथ ही साथ ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जो आपका कोलकाता से चेन्नई तक के लिए चलेगा। तो काफ़ी कुछ इससे भी सरकार कोशिश कर रही है कि हम अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। उसके बाद आता है इंडियन फुटवेयर लेदर एंड एसेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखिए आप यहाँ पे इंडियन फुटवेयर लेदर एंड एसेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सरकार ने यहाँ पे एक स्पेशल पैकेज लाया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लेदर और फुटवेयर सेक्टर में। अब पैकेज में क्या होगा? पैकेज में आपका होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करा जाएगा इंडियन फुटवेयर लेदर एंड एसेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, जिसमें आपका करीब 2600 करोड़ रुपए 2600 करोड़ रुपीस का खर्चा होगा 2017 से 20 तक के लिए, जो कि खर्चा हो भी चुका होगा। जब 20 लाख करोड़ हम लोगों ने खर्चा कर दिए तो ये सब तो कुछ भी नहीं है। खैर, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट हमारे देश से हल्का सा देखिए कटा हुआ है ना। अब उसको यहाँ पे मजबूत बनाना, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और इसको ये देश का पार्ट बनाने के लिए इसको भी भाई इतना हिस्सा हम क्यों छोड़ दें, इसकी इनकम क्यों छोड़ दें। तो इसको मजबूत बनाने के लिए भी सिक्किम वगैरह, सिक्किम को इंक्लूड करके मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सरकार ने एक इंडस्ट्रियल सब्सिडी स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल
एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, आपका ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम्स, फ्रेट सब्सिडी स्कीम, तो ये सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर सरकार लेकर आई है। और सारे बेनिफिट्स मिलते रहे यहाँ की नॉर्थ ईस्ट रीजन की कंपनीज को, आपका सॉरी इंडस्ट्रीज को। तो एक नई पॉलिसी, इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, ये भी 2017 में लाई गई थी और ये 5 सालों के लिए थी। क्लियर है? उसके बाद देखिए आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर हिमालयन स्टेट्स। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो कि DIPP है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करी हैं कई सारे कंसेशन आपके जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ताकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ बढ़ सके। और अभी तो खैर जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। कुछ स्टेट जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह, इनको भी कंसेशंस दिए गए हैं। और आखिरी में मोर पावर टू जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। तो ये बहुत सारे लोगों को पता होगा GI टैग्स क्या होते हैं। अगर कहीं पे भाई GI टैग्स दिए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को या कुछ भी, तो उसकी लॉन्च भाई उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो GI लोगों को लॉन्च करा गया है सरकार के द्वारा। भाई हमारे इंडिया में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिए जाते हैं। और बहुत सारे जैसे कि आपको आपका रसगुल्ला वगैरह है बंगला का, या अल्पेंजो मैंगो हो गया, तो ये सब क्या है भाई ये क्या है, ये वर्ल्ड फेमस बन जाते हैं। फिर भाई बाहर से आते हैं टूरिस्ट वगैरह, तो वहाँ की सेल बढ़ती है ना। तो ये सब फायदे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेसन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हो और काफ़ी पर्क्स भी इंजॉय कर सकते हो। और ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबके ID के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक पे आपको वीडियोस मिलेंगे, सिर्फ आयस के नाम से पेज है, लाइक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे है। टेक केयर।